हीमोस्टेसिस कहते होते हैं। और इसके अंदर जो हीमोस्टेसिस है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक प्राइमरी और दूसरा कहता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर आप लोगों को हमने ये बात बताई थी कि आपका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल सेंटर पे रन कर रहा होता है। उसकी जो रीज़न होती है वो ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल है जो एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है, इनके अंदर से एक स्पेसिफिक तरह के सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, PgI2 हो गया, जो कि ब्लड को बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। अब आप खुद समझे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक तरह के ब्लड के अंदर ये एक तरह का ब्लड है, ठीक हो गया, तो सर्कुलेशन के अंदर घूम रहा है। ओके, अब आप एक बार इधर करीब है बच्चों, अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक तरह की ब्लड वेसल है, ये एक तरह की ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड इस तरह घूम रहा है। अब उस ब्लड के अंदर ये कंपोनेंट्स है कुछ। अब आप सबसे पहले देखें कि एक तरह का इनको समझने के ब्लड वेसल के अंदर ये एंडोथेलियल सेल है, एक एंडोथेलियल सेल, 2 3 4 इस तरह ये एंडोथेलियल सेल हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एंडोथेलियल सेल्स का काम क्या होता है कि आपके ब्लड को बिल्कुल सेंटर में रखना। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपके ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसमें से दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिलीज होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2, जो कि रिपेल करते हैं और अपनी तरफ आने नहीं देते। अब आप एक लम्हे के लिए कुछ यूँ समझें कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है इसके जो एंडोथेलियल सेल है वो एक तरह के डैमेज हो गए हैं। जब ये एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गए हैं तो इस तरफ से जो PgI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज होते थे अब वो होंगे, जब वो होंगे नहीं तो जो अब ब्लड होगा क्या वो सेंटर की तरफ मूव करेगी, इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, बल्कि एक तरह का इस साइड मूव करना शुरू कर देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एंडोथेलियल सेल के नीचे पाए जाते हैं कोलाजन। जब आपके एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गए इसके नतीजे में जो नीचे वाले कोलाजन है वो आपसे एक्सपोज होते हैं, जिसको हम कहते होते हैं सुब एंडोथेलियल कोलाजन जो होते हैं वो एक तरह के एक्सपोज हो जाते हैं। और ये जो सुब एंडोथेलियल कोलाजन जब ये एक्सपोज होते हैं तो इसकी सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं वॉन विलियमन फैक्टर। एक फैक्टर पाया जाता है वॉन विलियमन फैक्टर। अब आपने ये समझना है कि जस्ट इमेजिन करें यहाँ पर एक तरह का आपका एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गया। जब एंडोथेलियल सेल डैमेज हुआ इसके पीछे एक तरह का वॉन विलियमन फैक्टर प्रोटीन, वॉन विलियमन फैक्टर था, उस वॉन विलियमन फैक्टर जो बनता होता वो बनता वेबल पैलेट बॉडी से। अब ये एक्सपोज हो चुका है। अब ये वॉन विलियमन फैक्टर आपका जैसे एक्सपोज हुआ इसके अंदर से एक सर्कुलेशन से आता है, जैसे कितना बच्चे एक आता है, ये आपका प्लेटलेट्स है, ये आता है और इस तरह समझेंगे जैसा एहतजाज जो एक तरह का वॉन विलियमन फैक्टर है, ठीक है। ये पहला प्लेटलेट्स और वॉन विलियमन फैक्टर आपस में जुड़ेंगे और इसके अंदर एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम होता है GP1B प्रोटीन। इधर अपना हाथ दो। अब देखिए ये GP1B प्रोटीन है जो कि एक वॉन विलियमन फैक्टर को प्लेटलेट्स के साथ जोड़ रहा है। अब आपने कहना है कि जस्ट इस तरह होता क्या है कि जैसे ये जुड़ता है उसी टाइम जो प्लेटलेट्स होता है वो डीग्रेनुलेशन स्टेज के अंदर जाता है और अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है। उन सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, एडिनोसिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और इसके साथ थ्रोम्बोक्सिन A2। जिनको आपने याद करना है वो क्या होता है, आपने कहना थ्रोम्बोक्सिन A2 और दूसरा क्या होता है आपने क्या कहना है एक तरह का ADP, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP ने इस तरह इसमें मैसेज दिया आगे, जैसे ये बिल्कुल आगे मैसेज देता है। अब आप खुद सोचें कि इसके नतीजे में क्या होगा कि ये दूसरे प्लेटलेट्स को बुला रहा है और दूसरे प्लेटलेट्स इस तरह आते जाएंगे और इसके साथ ही लगते जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे ये लगते गए इस तरह फाइल नंबर बचे इस तरह, ठीक है, उधर से इस तरह उधर। अब देखिए जैसे ये प्लेटलेट्स आके आपस में लग रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है। अब क्या हो रहा है, एक तरह का प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है, ये पूरे का पूरा एक तरह प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है। तो प्लेटलेट्स ये इकट्ठे हो गए और जब ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है इसके नतीजे में एक प्लग बन जाता है जिसको हम क्या कहते होते हैं, प्लेटलेट्स प्लग। अब आप खुद सोचें यहाँ पर एंडोथेलियल सेल तो नहीं है लेकिन प्लेटलेट्स का क्लॉट तो है, तो जो ब्लड ने अब बाहर निकलना था क्या ब्लड बाहर इधर से निकल सकेगी? नहीं निकल सकेगी, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ठीक हो गया। इसकी वजह से ये आपका बाहर नहीं निकलता और ये पूरे का पूरा जो सारे का सारा प्रोसीजर होता है, इस सारे के सारे मैकेनिज्म को हम कहते होते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। समझ आ गई है? तो 2 से 3 चीजें हैं। पहले नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि जब भी प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन की होती है, एंडोथेलिन रिलीज होता है, एंडोथेलियल सेल से नर्व स्टिमुलेशन होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, एंडोथेलियल सेल डैमेज होने के बाद वॉन विलियमन फैक्टर एक्सपोज होता है। जैसे ही वॉन विलियमन फैक्टर एक्सपोज होगा तो आपका प्लेटलेट्स विद द हेल्प ऑफ GP1B प्रोटीन की मदद से जाकर आपके प्लेटलेट्स के साथ लग जाएगा। इसके नतीजे में नंबर 3rd स्टेप क्या होगा, नंबर 3rd स्टेप जो ये लगता है इसको एडहीजन कहते हैं। नंबर 3rd स्टेप क्या होगा, नंबर 3rd स्टेप ये होगा कि इसके प्लेटलेट्स की डीजेनरेशन होगी, इसके अंदर से कैल्शियम, एडिनोसिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और थ्रोम्बोक्सिन
A2, लेकिन सबसे मेन क्या है, आपने कहना एडिनोसिन और उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 ये जाके सर्कुलेशन के अंदर दूसरे प्लेटलेट्स को मैसेज देंगे, जिसके नतीजे में दूसरे जो प्लेटलेट्स होंगे वो सर्कुलेशन के अंदर से आपकी इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब जो दूसरे प्लेटलेट्स आपस में सारे प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ लगेंगे और जो जिस प्रोटीन की साथ मदद से ये आपस में लगेंगे उसको हम कहते हैं GP2B3 प्रोटीन, और उसके ऊपर एक फाइब्रिनोजिन कॉम्प्लेक्स होता है जो अगर लगता होता है। अब ये प्लेटलेट्स जब ये सारे के सारे एक जगह पे इंजरी वाली जगह पर आते हैं, इसको हम प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कहते हैं, और इसके नतीजे में एक प्लग बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एक तरह का प्लेटलेट्स प्लग, और ये पूरे का प्रोसेस जो होता है इसको हम कहते हैं एक तरह का प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते होते हैं। क्लियर?